कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला, यहाँ पर कदूर नामक एक जगह है और उसी में लक्ष्मी नगर नाम से एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में एक परिवार रहता था जिसमें टोटल 4 सदस्य थे। घर के बड़े सदस्य जिसका नाम डॉक्टर रेवंत रेड्डी था, इनकी उम्र 35 साल थी और पेशे से ये एक डेंटिस्ट थे। घर में इनकी पत्नी कविता बिंदु जिसकी उम्र 31 साल थी और इनके 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा जिनकी उम्र 5 साल थी और एक छोटी बेटी जिसकी उम्र महज 6 महीने थी। ये परिवार पैसों से बहुत ही समृद्ध था। इस परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद इन्होंने शायद कभी नहीं की थी। तो ये दिन था 17 फरवरी 2020 का। डॉक्टर रेवंत रात के करीबन 8 बजे अपने क्लिनिक से घर वापस आते हैं। उनके साथ उनका 5 साल का बेटा भी था, क्योंकि आज वो भी उनके साथ क्लिनिक पर गया था। डॉक्टर रेवंत घर आकर देखते हैं कि घर के बाहर और घर के अंदर की लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। अक्सर ऐसा कभी होता नहीं था। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पार्किंग एरिया की लाइट ऑन करते हैं। वो पाते हैं कि घर के मेन डोर के पास ही उनके घर का डोरमेट पड़ा हुआ है और उसको रोल करके डाला गया है, जैसे कि उसके अंदर किसी सामान को बांध कर फेंका गया हो। वो उस डोरमेट को खोलते हैं और जैसे ही वो डोरमेट खुलता है तो डॉक्टर रेवंत की चीख निकल जाती है, क्योंकि उस डोरमेट के अंदर कुछ और नहीं बल्कि उनकी 31 साल की पत्नी कविता की लाश थी। वो भागकर अपने घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि उनकी 6 महीने की बेटी भी घर में अकेली थी। घर के अंदर की लाइटें ऑन करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो बिल्कुल सही है, लेकिन पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, जैसे घर में किसी ने चोरी की हो और चोरी करने के बाद उनकी पत्नी को हत्या कर दी हो। डॉक्टर रेवंत की चीख सुनकर पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब वहीं से कोई लोकल पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है। शुरुआती जांच में पाया जाता है कि इस घर से लगभग 4 लाख रुपए का कैश और ज्वेलरी चोरी हुए हैं और डॉक्टर रेवंत की पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी गई है। अब दिखने में तो यह केस बहुत ही सिंपल सा लग रहा था कि घर में चोरी हुई और चोरी करते वक्त कविता सामने आई जिससे उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन यकीन मानिए केस इतना सिंपल है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही फोरेंसिक टीम और टेक्निकल टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस सबसे पहले चोरी के एंगल से ही इसकी छानबीन शुरू करती है। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, जिसमें पुलिस को मालूम चलता है कि पड़ोसियों ने ना तो इस घर में किसी को आते देखा और ना ही जाते हुए देखा और ना ही इस घर से किसी की चीख पुकार सुनाई दी। ये थोड़ा हैरान कर देने वाली बात जरूर है कि एक कत्ल हो गया, इतनी बड़ी चोरी हो गई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि फोरेंसिक टीम को अपनी जांच में पूरे घर से ना तो कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना ही किसी का फुटप्रिंट मिला और ना ही घर में घुसने की कोई भी फोर्स एंट्री के निशान मिले, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये कोई चोरी का मामला नहीं है, क्योंकि चोर अगर घर में घुस तो वे किसी ना किसी खिड़की या दरवाजे को जरूर तोड़ते। इसके अलावा उनके फिंगरप्रिंट घर में मिलने चाहिए थे। अब पहले तो पुलिस को लग रहा था कि ये चोरी का ही मामला है, लेकिन जल्दी पुलिस समझ जाती है कि इस मामले में चोरी से बढ़कर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब पुलिस इस घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी फुटेज मांगती है। इन फुटेज को ध्यान से देखा जाता है और यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा होता है कि 17 फरवरी 2020 जिस दिन ये पूरा हत्याकांड हुआ था, उस दिन डॉक्टर रेवंत के घर में ना तो सुबह से शाम तक कोई आया और ना ही इस घर से कोई बाहर गया। इस फुटेज में सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास डॉक्टर रेवंत अपने क्लिनिक जाते हुए दिखाई देते हैं। 2 बजे वो अपने बेटे के साथ घर आते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो रात को 8 बजे घर आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि डॉक्टर रेवंत के अलावा इस पूरे दिन में ना तो घर में कोई आया और ना ही कोई घर से गया और ना ही इस घर से उनकी पत्नी बाहर आई। अब पुलिस का शक न चाहते हुए भी बार बार डॉक्टर रेवंत की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं था जिससे कि डॉक्टर रेवंत को हिरासत में ले लिया जाए और पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। 2 दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिससे पुलिस का शक डॉक्टर रेवंत
रेवंत पर और भी गहरा हो जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि उनकी पत्नी कविता की तेज धारदार हथियार से गला काटने से हत्या हुई थी, लेकिन उनकी हत्या करने से पहले उन्हें एनेस्थीसिया का हैवी डोज दिया गया था, जिसके इंजेक्शन के निशान उनकी नाभि के पास मिल गए थे। साथ ही उनके ब्लड सैंपल में एनेस्थीसिया के सैंपल भी पाए गए थे। यहाँ से पुलिस का शक डॉक्टर रेवंत पर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि कोई भी चोर अगर घर में चोरी करने के लिए आएगा तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो घर में मौजूद महिला को पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देगा, फिर उसकी हत्या करेगा और फिर जाकर चोरी करेगा। यहाँ पर जो डॉक्टर रेवंत हैं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी के चलते 21 फरवरी 2020 को पुलिस डॉक्टर रेवंत को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब पुलिस डॉक्टर रेवंत से 17 फरवरी के बारे में जब डिटेल से पूछती है तो वो बताते हैं कि मैं सुबह 10 बजे के आसपास अपने क्लिनिक पर गया था। 2 बजे के आसपास मैं क्लिनिक से अपने बेटे को स्कूल से पिक करके लाया था। हम लोग घर पर गए थे, बेटे ने कपड़े चेंज किए और उसके बाद बेटा डॉक्टर रेवंत के साथ क्लिनिक पर आ गया और रात को जब 8 बजे डॉक्टर रेवंत और उनका बेटा घर गया तो उनकी पत्नी घर में मृत अवस्था में पाई गई। साथ ही डॉक्टर रेवंत पुलिस को ये भी बताते हैं कि 6 बजे के आसपास उनकी अपनी पत्नी से फोन पर बात हुई थी। अब पुलिस उनके बताए अनुसार डॉक्टर रेवंत की CDR यानी कि कॉल डिटेल निकलवा लेती है और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा ये होता है कि डॉक्टर रेवंत ने जो 6 बजे अपनी पत्नी से बात करने का दावा किया था वो झूठा था, क्योंकि उनकी कॉल में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कविता बिंदु की मृत्यु का जो समय था वो 4 बजे का था। इसका मतलब डॉक्टर रेवंत यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रहे थे और इसी के चलते पुलिस समझ जाती है कि इस केस में डॉक्टर रेवंत का ही हाथ है। और अगले दिन यानी कि 22 फरवरी 2020 को डॉक्टर रेवंत को फिर से फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, डॉक्टर रेवंत पुलिस स्टेशन नहीं आते। शाम के तकरीबन 7 बजे पुलिस को एक कॉल आती है कि बांदी फाटक के पास एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जाकर देखती है कि यह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेवंत की ही लाश, उनकी गाड़ी भी फाटक के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने चलती हुई ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। मौका वारदात से पुलिस डॉक्टर रेवंत का मोबाइल बरामद कर लेती है। उस मोबाइल में डॉक्टर रेवंत ने लास्ट एक नंबर पर कॉल किया था। यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि हर्षिता नाम की एक महिला का था। अब मरने से पहले व्यक्ति अगर किसी को कॉल करता है तो मरने वाले के बारे में उसे कुछ न कुछ जानकारी जरूर होती है और इसी के चलते पुलिस हर्षिता के उस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कोई भी उधर से फोन नहीं उठाता। पुलिस उसकी लोकेशन निकलवाती है तो मालूम चलता है कि यह नंबर बेंगलोर के राजा राजेश्वरी नगर का है। पुलिस बिना देरी किए एक टीम को वहां के लिए रवाना कर देती है। अब रात के तकरीबन 10 बजे पुलिस बेंगलुरु के इस एड्रेस पर पहुंचती है जहां पर हर्षिता का ये जो नंबर है और उसकी जो लोकेशन है। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घर में पहले से ही भीड़ लगी हुई है, वहां पर पुलिस भी खड़ी हुई है। पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि इस घर में रहने वाली महिला जिसका नाम हर्षिता है उसने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। अब यहाँ पर यह केस और भी ज्यादा उलझता हुआ जा रहा था, क्योंकि पुलिस जिसके ऊपर भी शक कर रही थी उसकी जान चली जा रही थी। पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि हर्षिता यहाँ पर अपने पति सुदर्शन और अपनी एक 5 साल की बेटी के साथ रहती थी। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि अक्सर हर्षिता और उसके पति सुदर्शन में काफी झगड़े हुआ करते थे, जिसकी आवाज पड़ोस वाले भी सुनते थे और शायद इसी के चलते उसने अपनी जान दे दी। इसी के आधार पर उसके पति सुदर्शन से पूछताछ होती है तो सुदर्शन पुलिस को बताता है कि इनके बीच में झगड़े होते थे। यह बात पूरी तरह से सच है और इस झगड़े का कारण कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रेवंत नाम का एक व्यक्ति था। सुदर्शन पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी हर्षिता के डॉक्टर रेवंत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उनमें बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। अब यहाँ से जो केस है ये पानी की तरह साफ हो जाता है। पुलिस सारी कड़ियों को मिलाना शुरू करती है तो पुलिस यहाँ पर एक नतीजे पर पहुंचती है कि जो हर्षिता है उसके डॉक्टर रेवंत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे और इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते डॉक्टर रेवंत ने अपनी पत्नी कविता की हत्या की और उसके बाद
बाद इन दोनों ने अपनी जान दे दी। लेकिन इन बातों को प्रूव करने के लिए पुलिस को प्रॉपर एविडेंस की आवश्यकता थी और पुलिस इन्हीं एविडेंस को जुटाने में लग जाती है। अब पुलिस सबसे पहले हर्षिता नाम की इस महिला का बैकग्राउंड खंगालती है तो उन्हें मालूम चलता है कि ये महिला अक्सर अपने रिश्तेदार के यहाँ बिरूर जाया करती थी और बिरूर में ही डॉक्टर रेवंत का क्लिनिक भी था और एक दिन इसे अपने दांत का इलाज करवाना था। इसके चलते डॉक्टर रेवंत के क्लिनिक जाती है। वहीं पर इसकी मुलाकात डॉक्टर रेवंत से होती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार का रूप ले लेती है। अक्सर हर्षिता बिरूर जाया करती थी डॉक्टर रेवंत से मिलने के लिए। साथ ही घंटों तक ये दोनों फोन पर बातें भी किया करते थे और इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर रेवंत और हर्षिता के मोबाइल की जब डिटेल निकाली गई तो उसमें पाया गया कि अक्सर ये लोग घंटों फोन पर बातें किया करते थे। साथ ही यहाँ पर पुलिस ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स को भी रिकवर किया था जिसमें ये बात प्रूफ हो गई थी कि हर्षिता और डॉक्टर रेवंत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। हर्षिता और डॉक्टर रेवंत के इस लव अफेयर के बारे में हर्षिता के पति सुदर्शन को भी मालूम था। साथ ही डॉक्टर रेवंत की वाइफ कविता को भी मालूम था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज्यादा डूबे हुए थे कि अपने परिवार को छोड़कर एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन इन दोनों की इस प्रेम कहानी में सबसे बड़ा रोड़ा थी डॉक्टर रेवंत की पत्नी कविता बिंदु, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी थे और वो अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर रेवंत का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और इसी के चलते डॉक्टर रेवंत हर्षिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 17 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित करता है। उस दिन सुबह डॉक्टर रेवंत का बेटा जब स्कूल चला गया था तो डॉक्टर रेवंत ने सबसे पहले अपनी पत्नी कविता को एनेस्थीसिया का हाई डोज दिया था जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद अपने क्लिनिक में यूज होने वाली एक ब्लेड से हर्षिता का गला काट दिया और उस गले को काटने के बाद हर्षिता की डेड बॉडी को मैट में लपेटकर पार्किंग एरिया में फेंक दिया और अपने क्लिनिक चला गया। फिर 2 बजे अपने क्लिनिक से वापस आता है, अपने बेटे को स्कूल से पिक करता है, उसे घर लेकर आता है, खाना खिलाता है और उसके बाद उसे अपने साथ क्लिनिक लेकर चला जाता है और जाते वक्त वो घर का सारा सामान बिखेर देता है। घर में रखी ज्वेलरी पैसा वो सारा निकाल लेता है और उसको हर्षिता को बेंगलोर में पार्सल कर देता है और उसके बाद अपने क्लिनिक चला जाता है और रात को 8 बजे क्लिनिक से आकर वो पूरा ड्रामा रचता है। अब पुलिस ने एविडेंस के तौर पर वो सारी ज्वेलरी वो पैसा हर्षिता के घर से बरामद कर लिया था जो डॉक्टर रेवंत ने उसे बाय पोस्ट भेजा था। साथ ही सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर रेवंत के अलावा कोई भी घर में आता जाता नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर रेवंत और हर्षिता की कॉल रिकॉर्डिंग को यहाँ पर एक सबूत बनाया गया कि उन दोनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। डॉक्टर रेवंत के बेटे के बयान और हर्षिता के पति सुदर्शन के बयान यहाँ पर लिए जाते हैं और ये पूरी कहानी का खुलासा होता है। सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर रेवंत ने अपने प्लान को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया था तो उन्होंने अपनी जान क्यों दी और हर्षिता ने अपनी जान क्यों दी। तो इस बात का खुलासा भी पुलिस ने कर दिया कि 21 फरवरी को जब डॉक्टर रेवंत को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उनकी पोल वहां पर खुल गई थी और डॉक्टर रेवंत ये समझ गया था कि अब वो पकड़ा जाएगा और जब 22 फरवरी को फिर से उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया तो वो पुलिस स्टेशन न जाकर बांदी फाटक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन अपनी जान देने से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड हर्षिता को कॉल किया और उसे सारी बात बताई थी कि पुलिस उसके बारे में जान चुकी है, वो पकड़ा जाएगा इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। इसी के चलते हर्षिता को भी अब इस बात का डर सता रहा था कि अगर पुलिस यहाँ पर डॉक्टर रेवंत तक पहुँच गई है तो जल्द ही वो हर्षिता तक भी पहुँच जाएगी और इसी के डर से जो हर्षिता है उसने भी पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह से पुलिस ने इस केस में सारे सबूत और सारे गवाहों के आधार पर असली हत्यारों का खुलासा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी ये केस ना तो कभी कोर्ट तक जा पाया और ना ही इसकी सुनवाई हुई और जो इसके कातिल थे उन्हें कभी कोई कानूनी तौर पर सजा नहीं मिल पाई। तो ये थी कविता बिंदु हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी।